तो धर्मेश, वॉरेन बफे जैसा हमने देखा कि मतलब बहुत से ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है और बहुत टॉप एंड कंपनीज में आजकल इन्वेस्ट वो मतलब उसने किया है। टॉप एंड कंपनी जैसा नेस्ले हो गया और कोक, सॉरी कोक हो गया, जिलेट हुआ और बड़े बड़े मतलब सैलमन एंड ब्रदर्स के इन्वेस्टमेंट बैंक्स उसमें सब इन्वेस्ट किया है। पर बफे का इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो नहीं था इनिशियली। उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल था कि सिगार बट इन्वेस्टमेंट स्टाइल था। तो सिगार बट इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये है कि उस टाइम पे जैसे आज अवेलेबल है, उस टाइम पे मतलब ये अवेलेबल नहीं था कि मतलब कंपनी का बैलेंस शीट जैसे ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है तभी अवेलेबल नहीं था। लेकिन वॉरेन बफे क्योंकि एक थरो एनालिसिस करता था तो वो डेटा रखता था अपने पास, कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, एसेट कितना है और प्राइस टू बुक। ज्यादातर वो ये देखता था कि प्राइस टू बुक क्या होता है। तो ये उस पे उसका इसका फोकस उसका था। तो जो भी होल्डिंग कंपनीज है जिसका एसेट वैल्यू बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है जो कंपनी का मार्केट कैप और ईवी से, तो वो उस कंपनी को आइडेंटिफाई करता था और वो फिर उसके बेसिस पे वो वैल्यू करता था और वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। मतलब वो कंपनी का इनहेरेंट प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा उतना रहेगा नहीं, ग्रोथ भी ज्यादा है नहीं, पर मार्केट उसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट में वैल्यू कर रहा है। एसेट का वैल्यू है जो है वो बुक्स में या मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो वैसे कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता था। तो इसको सिगार बट इन्वेस्टमेंट बोलता था। बोलते फ्री में अगर कंपनी को पूरा खरीद ले और उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर दे, मतलब पूरा कंपनी अगर किसी ने टेक ओवर कर दिया और उसका एसेट्स बेच दिया तो डबल या 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसको मिल जाएगा। इसमें लोगों का जॉब चला जाएगा लेकिन लेकिन इन्वेस्टर पैसा बना लेगा। तो वो वैसे कंपनीज में वो मतलब वो इन्वेस्ट करता था। डेफिनेटली वॉरेन बफे ने कोई कंपनी ऐसा लिक्विडेट तो नहीं किया है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल था। तो उसको सिगार बट बोलता था। तो उसका मानना यह था कि सिगार बफ बट जो फेंका हुआ सिगार बट है, तो फेंका हुआ सिगरेट का जो स्पॉन्ज है, वो जो फिल्टर होता है, वो फेंका हुआ फिल्टर है, उसमें अगर एक पफ भी मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है, फ्री है ना। तो वैसा इन्वेस्ट किया था। तो वो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल था। उसके बाद वॉरेन 1959 में वॉरेन बफे को उसका जो पार्टनर है चार्ली मंगर, तो चार्ली मंगर उसको मिला 1959 में। तो 19 चार्ली मुंगर एक्चुअली एक लॉयर था बाय प्रोफेशन और एक लॉ फर्म में काम कर रहा, जहां पे शायद एक्सीडेंटली दोनों का मिलना जुलना हुआ। और चार्ली मंगर मतलब अपने जैसा ही था, एम्प्लॉय था बहुत टाइम से, मतलब कोई प्रोफेशन में काम कर रहा था, पर उसको इन्वेस्टमेंट में प्रोफेशन मतलब इन्वेस्टमेंट में करियर बना। और वॉरेन बफे को देखा कि वॉरेन बफे कर रहा है, तो फ्यूचर पार्टनर बने वो लोग 1970 में बर्कशायर हैथवे में। बट मिला था उसको 1959 में। तो वॉरेन तो चार्ली मुंगर ने उसको बताया कि भाई कि क्या इंस्टेड ऑफ बाइंग फेयर कंपनीज एट गुड प्राइस, बाय ग्रेट कंपनीज एट फेयर प्राइस। मतलब कचरा कंपनी तो एक फेयर प्राइस, अच्छे भाव, कचरा कंपनी अच्छे भाव में खरीदने से अच्छा सॉलिड कंपनी एक थोड़ा ज्यादा भाव में खरीद ले, थोड़े महंगे भाव में भी खरीद, हाँ अच्छा मतलब सुपर कंपनीज को थोड़ा महंगे भाव में भी खरीदा तो भी प्रॉब्लम नहीं। वैसा उसका वहां पे चार्ली मुंगर ने उसको इन्फ्लुएंस किया ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे, जिसपे वॉरेन बफे ने इनिशियली इन्वेस्ट किया, थोड़ा सक्सेस भी मिला। और वैसा उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल मतलब, और उसका जो आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर बाद में ब्रांडेड कंपनीज में आना शुरू किया धीरे धीरे, जैसे कोक, जिलेट वगैरह ऐसा। अभी वॉरेन बफे जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब है वो इन्वेस्टर जो बोलता है कि लाइफ में तुम सिर्फ 20 कंपनी खरीदो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 ही अपॉर्चुनिटी है, 20 के ऊपर एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वैसा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पर ट्रायल एंड एरर मेथड तो वॉरेन बफे ने भी किया है। तो वो बोलने का मतलब वो पब्लिकली नोन नहीं है जनरली लोगों को। तो ऐसे बहुत से कंपनीज है जिसमें वॉरेन बफे खुद 1 साल मतलब 2 साल से कम होल्ड किया है, जैसे 1 साल में ही बेच दिया है।
तो ये है वॉरेन बफे के कंपनीज, इसमें इसमें 39 to 40 स्टॉक्स है धर्मेश। इसमें 17 कंपनी ऐसा है जिसमें वॉरेन बफे ने सिर्फ 1 ईयर होल्ड किए। 17। हाँ 17 कंपनीज, 17 कंपनीज है जिसमें वॉरेन बफे ने सिर्फ, और ये बर्कशायर हैथवे बनने के बाद, बर्कशायर हैथवे जो होल्डिंग कंपनी है उसको, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वॉरेन बफे ने इनिशियली एज अ हेज फंड टाइप स्टार्ट किया था बिजनेस। वॉरेन बफे ने बिजनेस स्टार्ट किया था एज हेज फंड, और उस हेज फंड में वो मतलब हेज फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता रहा, और कुछ मल्टीपल हेज फंड स्टार्ट किया था। हेज फंड मतलब एक बार इन्वेस्टर से पैसा उठाया, इन्वेस्ट किया, उसके बाद अगर एडिशनल इन्वेस्टर्स आए तो उनके लिए एक अलग फंड बनाया उसने। तो ऐसा मल्टीपल हेज फंड स्टार्ट किया। तो उसमें वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट था बर्कशायर हैथवे, जो एक टेक्सटाइल कंपनी था, फेलियर, वो भी एक सिगार बट टाइप का इन्वेस्टमेंट ही था। और बायबैक का ऑफर आया, तो वॉरेन बफे के पास काफी शेयर्स थे उसके, काफी परसेंट। तो उसने मैनेजमेंट को बताया कि भाई आप इतने में अगर आप बाय ऑफर डालते हो तो मैं अपना दे दूंगा शेयर। पर उसने कुछ थोड़ा सा प्राइस, कम प्राइस में उसने ये किया, तो उसको चीटेड फील हुआ। तो गुस्से में उसने पूरा कंपनी का मेजोरिटी होल्डिंग खरीद लिया और मैनेजमेंट को फायर कर दिया। और और पूरा मतलब उसने वो जितने भी उसके होल्डिंग है उस सब बर्कशायर हैथवे में डाल दिया, और उसके जो हेज फंड के जो इन्वेस्टर्स है सब बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स बन गए। वैसा वैसा उसने डील करवाया सब। तो ये बर्कशायर हैथवे बनने के बाद के इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें मतलब बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें, जिसमें मैकडोनल्ड्स भी है और एक्सॉन ऑयल कंपनी भी है, एक्सॉन मतलब भी बड़े है। बड़े, हाँ एक्सॉन भी, तो मतलब बड़े बड़े कंपनीज है जिसमें लेस देन 1 ईयर इन्वेस्ट किया है वॉरेन बफे ने। और 5-6 कंपनी ऐसा है जिसमें 6 to 7 कंपनी ऐसा जिसमें 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट रहा है। ब्रॉडकास्टिंग, एबीसी, और फिर 3 to 4 इयर्स का इन्वेस्टमेंट भी 5-6 कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफे ने ट्रेड नहीं किया है, तो बर्कशायर हैथवे पे वॉरेन बफे ने भी काफी सारा चीज ट्रेड किया है। तो मतलब ये एक आई ओपनिंग है भाई कि जरूरी, इवन वॉरेन बफे को भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग और 20 साल वाला स्टॉक एक झटके में मिला है नहीं। तो अपने को भी, अपने लिए भी सीखने जैसा है कि भाई अपने को भी मिलेगा नहीं, कभी कभी ट्रायल अगर तो अपना भी चलता ही रहेगा। और ट्रेड में अगर अच्छा खासा मिल जाए, मतलब अगर एक साल में अगर 2-3 बैगर हो जाए, फ्यूचर ग्रोथ नहीं निकले तो क्यों रखना चाहिए, निकाल दो एक बार के लिए। और एक चीज है धर्मेश, वॉरेन बफे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफे को सबको ये बोल के घूमता है कि भाई इक्विटी खरीदना चाहिए, इक्विटी खरीदना चाहिए, इक्विटी में ये है वो है। लेकिन वॉरेन बफे जो ये जिलेट विलेट ऐसा बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जिलेट या कोक या ऐसा सब ब्रांड है जो खरीद, लोगों को लगता है कि वो जैसा हम खरीदते वैसा खरीदता है। हाँ धर्मेश, तो वॉरेन बफे है ना, बहुत से इन्वेस्टमेंट ऐसा करते हैं जो अपने को लगता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और क्या भाव पे खरीदा है। अपने को ऐसा लगता है कि यार ये इसने इक्विटी में कोक में खरीदा है और कोक $30 में खरीदा, $300 हो गया, या जो भी भाव है उसका। ये एक जिलेट खरीदा, वो तो यार लोग रोज जिलेट यूज करते हैं तो इतना भाव यहाँ से यहाँ तक गया। लॉजिक क्या है कि रोज शेव करता है, मार्केट लीडर है कोक, मार्केट लीडर है, लोग पीते हैं, और ये भाव में मतलब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा ही। पर ये आधा सच है, ये आधा सच है। पूरा पूरा सच ये है कि ₹30 के भाव में जब शेयर रहता है ना, तो उसको वहां पे ही 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। जब शेयर का भाव चल रहा है 50, तो उसको काफी, वॉरेन बफे ऐसा है कि वो ऐसा डील करता है, वो बल्क में खरीदता है। एक तो शेयर, वो तो एफआई मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो, बर्कशायर है, तो बल्क में खरीदता है डेफिनेटली, बड़ा वॉल्यूम, बड़ा क्वांटिटी और बड़ा पैसा ही लगता है। तो उसको जो डील वो लोग देते हैं ना, वो ऐसा डील देता है जहां पे कोई रिस्क ही नहीं है। हम अगर इक्विटी खरीदेंगे तो इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे, कल भाव गिर गया
तो अपने को कुछ मतलब अपना लॉस, मतलब अगर कल अपना वो नोशनल लॉस तो दिखाई चालू चालू होता है। वॉरेन बफे ऐसा शेयर खरीदता है और ऐसा डील कंस्ट्रक्ट करता है कि आदमी फेल ही नहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो उतना बड़ा पैसा देता है। और उसने वैसा डील किया है, रिस्की कंपनी या थोड़ा बहुत वोलेटाइल कंपनी में ऐसा डील किया तो ठीक है, ऐसे कंपनी में जो एफएमसीजी स्टॉक है वहां पे भी ऐसा डील करता है, तो वो डील क्या है? जिलेट। तो वॉरेन बफे बोलता है कि इतने सारे लोग के मुंह पे दाढ़ी उगता है, वही मेरा मोटिवेशन है जिलेट खरीदने का। हाँ, इतने सारे लोग के फेस में मतलब ऑटोमेटिक उगते हैं, कुछ नहीं किया तो भी शेव करना ही पड़ता है जबरदस्ती, उसमें मार्केट लीडर है। तो जिलेट, जिलेट वॉरेन बफे ने खरीदा था 1989 में। कैसे खरीदा था? इनिशियली बॉट जिलेट एज कन्वर्टेबल प्रेफर्ड इशू, जो 9% कूपन डिविडेंड दे रहे थे। यूएस में जहां पे इंटरेस्ट रेट 1%, 2%, या उस जमाने में 1990s में भी कितना 4-5% से ज्यादा तो नहीं रहेगा, और उसने 9% इंटरेस्ट रेट पे प्रेफर्ड शेयर्स खरीदा, ठीक है। और आफ्टर फ्यू इयर्स, मतलब 3 to 5 इयर्स का उसका डील रहता है, तो 5 साल 9% उसने वो इंटरेस्ट लेता है उसपे, ठीक है। और पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि कौन से भाव में वो कन्वर्ट करेगा उसको इनटू इक्विटी। तो आज वो $30 में उसने शेयर खरीदा, और $30 में सपोज 10%, तो $3 उसने 5 साल कमाया भी। 5 साल के बाद वो शेयर का भाव कहां पे रहेगा ऐसा एफएमसीजी रहेगा तो? 5 साल में, हाँ, 5 साल में 150 का भाव में रहेगा, और वो 30, और सपोज उसने, और वो पहले ही वो ये कर लेते हैं कि $30 to $45 के अंदर वो इक्विटी में कन्वर्ट करेगा, तो उसका प्राइस जब एकदम ज्यादा हो जाता है 150, तो हाँ, हाँ, $15-30 में खरीदा, 15 का, तो उसने डिविडेंड खा लिया। हाँ, $15 डिविडेंड खा लिया, और प्लस 30-35 वही $30 में वो कन्वर्ट करने का भी वो कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता है। तो प्राइस $150 है, और ये $30 में अपना प्रेफर्ड को उसने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, और बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ये डील किया है। अगर सपोज 5 साल में कंपनी का भाव $30 to $15 में आ गया, तो वो नहीं करता है। उससे तो कन्वर्टेबल है। हाँ, कन्वर्टेबल है, डिविडेंड आते जाएगा। डिविडेंड ले लिया, उसके बाद वो जो राइट है उसको वो एक्सरसाइज नहीं करता है, छोड़ देता है। 30 का अगर 15 हो गया तो छोड़ देते हैं, जब वो 30 का 60, 70, 80, 90, 100, 150 जाता है, तब वो करता है कन्वर्ट। बोलते हैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो, अरे तो धर्मेश, इसमें अपने को ये समझना है कि वो गेम, जीता हुआ गेम ही खेलता है। हम गेम खेल के जीतने का सोच रहे हैं, वो गेम पहले से जीत गया है, उसको चीट कोड पता है। वो उसमें खेलते हैं ना कंप्यूटर में, चीटिंग कोड डाल के आदमी मरता ही नहीं, वो मारते जाते हैं। वो चीटिंग कोड डाल के गेम खेल रहा है और धनाधन, और कमेंट होता है कि यार इक्विटी में इन्वेस्ट करो ये हो। तो उसको रिस्क फ्री गेम खेल रहा है, रिस्क फ्री गेम खेलता है वो। तो ये उसका आधा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसा ही है। और 4 इन्वेस्टमेंट है जो फेमस है, जो उसका ये है, एक सैलमन ब्रदर्स, सैलमन करके इन्वेस्टमेंट बैंक था वो, फिर लेवल 3 कम्युनिकेशन चैंपियन कॉर्पोरेशन, और एक बैंक, ये जो एमएनटी बैंक है। ये 4 कंपनी में भी इसने यही गेम किया है, प्रेफर्ड शेयर्स, आइदर प्रेफर्ड शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जब एक का भाव ऊपर घुमा देता है वो इक्विटी में, और जितना है उसने जितने के लिए किया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मेजोरिटी जो भी है वो उस हिसाब से, तो उसका पूरा टर्म्स है, उसका जीता हुआ टर्म्स रहता है। तो ये सैलमन ब्रदर्स में 2008 में जब क्रैश विश आया तब उसने इन्वेस्ट किया था, जब कौड़ियों के भाव दाम में सब मिल रहा था, तो उसके पास पैसा था, तो बेल आउट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए उसने पूरा टर्म्स अपने फेवर में लिया, और फिर प्राइस 2-3 टाइम्स हो गया तो उसने कन्वर्ट कर दिया। तो अब उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख, कितना कितना उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। डिविडेंड भी ले लिया, प्लस ये भी किया, तो और तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि यार वो बहुत
ग्रेट स्टॉक पिकर तो है ही, स्टॉक पिकर तो ठीक है, पर उससे बड़ा वो ग्रेट डील मेकर है। स्टॉक पिकर में तो ठीक है, वो तो है, पर वो अच्छा एक डिसेंट स्टॉक पिक, अबव एवरेज तो स्टॉक पिकर है ही, पर उससे भी अच्छा वो डील मेकर है। वो ऐसा डील करता है कि यार उसको हार ही नहीं है उसको, मतलब ऐसा सब डील है, ऐसा डील अपने को मिले कोई नहीं, कौन नहीं करेगा। मेरे को ऐसा बना कि कोई कैपिटल उसके पास है, वो हाँ, उसका ताकत है। कोई उसका ताकत है, उसका उसने कैपिटल जमा किया और वो उसने वो डील किया। तो बहुत लोग जो ऐसे ही बोलते हैं कि वॉरेन बफे का लॉजिक देख, कोक या जिलेट, तो वो आधा स्टोरी है भाई, आधा स्टोरी वो है कि उसको जीता हुआ गेम ही उसको दिया है। तो आज अपने यहाँ पे जिलेट, अपने मार्केट में जिलेट 5-6 हजार का भाव में चल रहा है जिलेट, अपने को कोई दे दे, बोले भाई तेरे को 10% डिविडेंड और बाद में 15,000 जब हो जाएगा तो उसको कन्वर्ट करे, कौन नहीं लेगा वो डील में को, मतलब। तो ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलता था, तो उसने उसको जो उसको मिला वो एक्सप्लॉइट किया। तो ये चीज है जो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारा डील्स उसने ऐसा किया है कि वो है, और मिस्टेक्स उससे भी हुआ है। वो एक मतलब मिस्टेक ऐसा नहीं, उसने सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म रखा, जो धंधा उसको समझा नहीं उसमें उसने लगाया नहीं। तो एविएशन सेक्टर एक था जिसमें लगाया नहीं तो उसको फायदा हुआ, उसको समझा नहीं और उसने लगाया नहीं तो फायदा हो गया, वैसे भी पैसा बना नहीं एविएशन सेक्टर। उसने तो ऐसा भी बोला था कि एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर ऐसा है कि जिसके जो ये चला रहा है ना उसको गोली मारना चाहिए कि शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट डिस्ट्रॉय की है, शेयर होल्डर वेल्थ डिस्ट्रॉय की है जो तो और एक आईटी कंपनी, एक आईटी सेक्टर है जो उसको समझा नहीं, लगाया नहीं, वहां पे उसको नुकसान हो गया। तो ये भी अपने को देखना चाहिए कि भाई नहीं समझा तो उसमें दो है, एविएशन सेक्टर है जहां पे बचा भी है, पर आईटी पूरा उसने बाहर बैठा, जबकि बिल गेट्स उसका बेस्ट फ्रेंड है जबकि बिल गेट्स उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो पत्ता खेलता है। हाँ, ब्रिज खेलता है, बिल गेट उसका बेस्ट फ्रेंड है जो ब्रिज खेलता है। अभी बेस्ट फ्रेंड ऐसा है कि कोई कोई बोलता है कि यार वो भी $20 का स्वेटर पहनता है, ये भी $20 का स्वेटर पहनता है इसके लिए दोनों दोनों अपने टर्म से बोला तो दोनों मारवाड़ी है, इसलिए पसंद आ गए दोनों तो ये एविएशन पे भी वो लाभ बचा नहीं, ठीक है, अभी उसने थोड़े साल पहले एविएशन में पैसा डाल दिया, हाँ और एविएशन में उसने पैसा अभी थोड़े साल पहले डाल दिया था, ठीक है, हाँ और अभी जब कोविड का आया था, जब निफ्टी अपना घुसा था, तो भाई साहब ने वहाँ पे पास बुक कर दिया तो गलतियां होती है रे। गलती होती बड़े से। और ऑन मार्केट देख, उसके पास $128 बिलियन था कैश। हाँ मतलब टीसीए, मतलब अपना टाटा ग्रुप, जितना टाटा ग्रुप बड़ा है उतना पैसा उसके पास पड़ा है कैश में, और फिर भी वो पैसा नहीं डाला, सोच। हाँ, मतलब ऑन मार्केट डील करने में वो थोड़ा हिचकिचाता है। हिचकिचाता है, हाँ, उसको डील चाहिए, उसको थोड़ा फेवरेबल टर्म्स पे उसको मिलता है तो वो करता है, वरना वो बहुत वो ऐसा श्रूड है, मतलब ऐसा एक एक फेवर में एकदम कस कस के वो अपने फेवर में लेता है डील।